यमन के इसराइली शहर जफा पर ताबड़तोड़ हमले। फलस्तीन ने इसराइली फौजियों की दर्जनों गाड़ियों को तबाह कर दिया। नेटरिज्म और गजा पट्टी से इसराइली फौज का इनखला शुरू। इसराइली मीडिया ने तस्दीक कर दी। अमेरिका ने क्यूबा को दहशतगर्द ममालिक की लिस्ट से निकाल दिया। इसके अलावा और बहुत सारी अहम खबरें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करनी है, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। सबसे पहले बात करेंगे यमन की। यमन के हमले जारी हैं और ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर कई हमले रिपोर्ट होते हैं। और यमन ने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि जब तक इसराइली जारहियत ख़त्म नहीं होती, जब तक गज़ा में इसराइली हमले बंद नहीं होंगे, उस वक्त तक हम इसराइल पर हमले करते रहेंगे। चूँकि इसराइल पर हमले करना हमारा मजहबी फरीज़ा है, मतलब फ़लस्तीन की हिफाजत करना और फ़लस्तीन के दफा के लिए इसराइल पर हमले करना हमारा मजहबी फरीज़ा है। तो इसराइली शहर जफा है जहां को पर टारगेट किया है और दो बड़े अटैक्स किए गए हैं जिसमें ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं और दोनों कामयाब हमले कहा जा रहा है। दोनों कामयाब हमले थे और इन हमलों को आयरन डोम भी रोकने में नाकाम रहा है और बहुत बड़े मैसिव लेवल के हमले थे और इसमें अच्छा खासा इसराइल को नुकसान पहुंचा है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं गज़ा में जो जारी झड़पें हैं। जिस तरह यमन के अटैक जो हैं वो तसलसल के साथ जारी हैं, दूसरी जानिब गज़ा में ऑन फील्ड भी लड़ाई जारी है और इसराइली फोर्सेस का मुकाबला जो है वो फाइटर्स की जानिब से डट कर किया जा रहा है। तो अल कुद्स ब्रिगेड और जनान ब्रिगेड ने जनान के जनूब में इसराइली फौजियों की गाड़ियों को निशाना बनाया है और रिपोर्ट आ रही है कि दर्जनों गाड़ियां जो हैं उनको तबाह कर दिया गया है और कई इसराइली फौजी जो हैं वो इन अटैक्स में ज़ख्मी भी हुए हैं। दर्जनों फौजी गाड़ियां हैं, दर्जनों इसराइली जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और इसको एक कामयाब हमला कहा जा रहा है। एजेंसी फ्रांस प्रेस ये रिपोर्ट कर रहा है कि ब्लिंकन का ये कहना है कि हमने लेबनान को जड़ों से ख़त्म कर दिया है। लेबनान में जो फाइटर्स हैं, फाइटर तंजीम है, उसको जड़ों से ख़त्म कर दिया है और ईरान जो उनको असला पहुँचा रहा था वो सप्लाई लाइन को कट कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो फ़लस्तीन के साथ डील जारी है वो उसका फ़ैसला जो है वो कुछ ही घंटों में हो जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि अगले 24 घंटों में इस डील पर दस्तखत भी हो जाएंगे और जिसके बाद जो है वो अमल दरामद शुरू हो जाएगा। ये ब्लिंकन जो है वो अमेरिका में थिंक टैंक से खिताब कर रहे थे और इस खिताब के दौरान पहले एक खातून खड़ी हुई और उन्होंने ब्लिंकन पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि ब्लिंकन को कहा कि आप और बाइडन नस्लकुशी करने वाले हैं, आपने दहशतगर्दी की है, आपने दुनिया का अमन ख़राब किया है, आपने निहत्ते लोगों को मारा है। तो उसके बाद एक और साहब खड़े हुए, उन्होंने भी ब्लिंकन पर तनकीद की। फिर इसी तरह एक और साहब थे, उन्होंने ब्लिंकन पर तनकीद की और ब्लिंकन को ज़िम्मेदार करार दिया दहशतगर्दी का और उनको कहा कि ये जितना कुछ फ़लस्तीन में हुआ है ये इन दो लोगों की वजह से हुआ है। तो जिसके बाद वहाँ पर माहौल ख़राब हुआ और उन तीनों लोगों को हाल से बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद जो है ब्लिंकन ने अपनी गुफ्तगू जो है वो मुकम्मल की। तुर्की के सदर तैयब उर्दगान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर शाम में पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट ने हथियार ना डाले तो फिर उनका बचना मुमकिन नहीं है, हम उनसे लड़ाई करेंगे। उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि शाम से दहशतगर्दों का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाए। नाज़रीन, याद रहे कि इससे पहले शाम में जो SDF है, सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स है, उसका मुकाबला कर रहा है तुर्की। ये जो फोर्स है ये चूँकि अमेरिका की बनाई गई फोर्स है तो उससे लड़ाई कर रहा है तुर्की और तुर्की उनके ठिकानों को तबाह कर रहा है, उनके लोगों को मार रहा है, चूँकि तुर्की ने उनके खिलाफ लाने जंग कर रखा है। अच्छा, अब इसराइली मीडिया की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि जो वज़ीर ख़ज़ाना है, इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना है स्मोट्रिच, उन्होंने कहा है कि हम इस वक्त नेतन्याहू पर शदीद प्रेशर है कि वो जंगबंदी ना करें और अंदरूनी प्रेशर, जैसे कि हम पहले आपको बता रहे हैं कि नेतन्याहू इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं चूँकि उन पर एक तरफ अमेरिका का, ट्रंप का प्रेशर है कि फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए और जंगबंदी में कोई रुकावट ना डाली जाए। दूसरी जानब उनकी अपनी जो हुकूमत है, हुकूमती वज़रा हैं, वो इनके ख़िलाफ़ हैं कि जंगबंदी नहीं होनी चाहिए चूँकि उनका ये मौक़िफ़ है कि हमने जंगबंदी क्यों करनी है और हमने क्या जंग इसलिए छेड़ी थी कि हम जंगबंदी करें।
या हमने अपने 400 से ज़ायद फौजी इसलिए मरवाए कि हम फ़लस्तीन के साथ मुज़ाकरात करें। तो उनका ये कहना है कि मुज़ाकरात से पीछे हटने के लिए नेतन्याहू पर बहुत प्रेशर है और हम भी ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, जंगबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं जो है वो इसकी हुकूमत को गिराने के हक़ में नहीं हूँ। मतलब उनका ये कहना है स्मुत्रज का कि जैसे वज़ीर दफ़ा ने कहा है कि जनाब अगर नेतन्याहू ने जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत किए तो इनकी हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। तो स्मुत्रज कहते हैं कि हम भी जंगबंदी के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन अगर जंगबंदी हो भी जाए तो हम नेतन्याहू की हुकूमत के गिराने के हक़ में नहीं, हम नेतन्याहू के साथ हैं। अच्छा, दूसरा स्मुत्रज ने ये कहा है कि ये जो सारी सूरत हाल है इससे ट्रंप को भी आगाह कर दिया गया है कि जो इसराइली वुज़रा हैं उनके ये जज्बात हैं और इसराइल ये चाहता है, और उनका कैटेगोरिकली ये कहना था कि अगर नेतन्याहू की हुकूमत को गिराने की कोशिश की तो उसका दफा करेंगे, गो कि हम भी जंगबंदी के ख़िलाफ़ हैं। अच्छा, इसराइली जो अपोजिशन लीडर हैं जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं इसराइल के, उन्होंने कहा है कि जंगबंदी फौरी तौर पर होनी चाहिए और हम साथ हैं, जंगबंदी के मामले में हुकूमत के साथ खड़े हैं, और अगर जंगबंदी की सूरत में या जंगबंदी की वजह से नेतन्याहू की हुकूमत गिराई गई तो हम नेतन्याहू को सपोर्ट करेंगे उनकी हुकूमत को बचाने के हवाले से। तो ये सबसे बुनियादी चीज़ है कि वो जो उनके सख्त तरीन मुखालिफ हैं, उनकी अपोजिशन है, उन्होंने ये कह दिया है कि ये जो जंगबंदी है इस पर हम एग्री हैं और नेतन्याहू को चाहिए कि वो जंगबंदी करें, और अगर जंगबंदी की वजह से उनको कोई नुकसान पहुँचता है तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। रूस ने सिक्योरिटी काउंसिल से ये दरख्वास्त की है कि फौरी तौर पर सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया जाए और लेबनान और शाम को मॉनिटर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर पहुँचाई जाएं। रूसी वज़ीर ख़ारजा का बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि रूस चाहता है कि जल्द अज जल्द जंगबंदी हो जानी चाहिए, और इस हवाले से रूस जो है वो मुकम्मल मुआवनत भी फराहम कर रहा है और तमाम चीज़ों पर नज़र रखे हुए है। अच्छा, फ़लस्तीनी जो फैमिलीज़ हैं उनका स्टेटमेंट सामने आया है। उनका ये कहना है कि वेस्ट बैंक में जारी झड़पें जो हैं वो मुज़ाकरात में रुकावट डाल रही हैं। मतलब कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, बल्कि मुज़ाकरात जो फाइनलाइज हो चुके हैं, दूसरी तरफ ये जो झड़पें नहीं रुकने का नाम ले रही, इसराइली हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे, ये रुकावट डाल सकते हैं मुज़ाकरात में। अच्छा, इसराइली मीडिया ने बताया है कि साबिक़ सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनका कहना है कि जंग ख़त्म हो चुकी है, इसराइल मुकम्मल नाकाम रहा है और अपने अज़ाइम हासिल करने में बुरी तरह फेल हुआ है। ये वो बात है जो हम आपसे तीसरी चौथी वीडियो में बारहा कर रहे हैं कि इसराइल जो है वो जंग हार चुका है, इसराइल मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। जो वो अचीव करना चाह रहा था वो उसका जो बुनियादी नुकता था, जो बुनियादी अचीवमेंट थी वो ये थी कि वो चाहता था कि जो फ़लस्तीन की फ़ाइटर तंजीम है इसका वजूद ख़त्म हो जाए, लेकिन वो वजूद ख़त्म तो नहीं हुआ, वो तंजीम तो मज़ीद ताकतवर होकर सामने आई। दूसरी तरफ उसी तंजीम के साथ आज इसराइल मुज़ाकरात कर रहा है। तो इस हवाले से उनके साबिक़ सिक्योरिटी एडवाइज़र ने भी इस चीज़ की तस्दीक की है कि जनाब इसराइल जो है वो जंग हार चुका है, जंग में नाकाम हुआ और अपने अज़ाइम को, अहदाफ को वो अचीव नहीं कर पाया। अच्छा, इसराइली मीडिया ने यह भी बताया कि हुकूमती ज़राए ने कहा है फ़लस्तीन को फ़ौजी तरीके से शिकस्त नहीं दी जा सकती, और जो कुछ शिमाल गज़ा में हुआ वो इसका सबूत है। मतलब वो उनका ये कहना है कि हमारी ये स्ट्रेटजी गलत थी कि हम ताकत के ज़ोर पर फ़लस्तीन को शिकस्त दे लेंगे, वो हम उसमें नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि शिमाली गज़ा में जो कुछ हो रहा है, मतलब जिस तरह फ़ाइटर्स जो हैं वो नुकसान पहुँचा रहे हैं इसराइली फ़ोर्स को, वो इसका मुँह बोलता सबूत है कि हमने ये गलत इक़दाम उठाया है। अच्छा, इसी तरह फ़लस्तीन, उन्होंने ये भी कहा है कि फ़लस्तीन के जितने जंगजू मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, मतलब जितने जंगजू फ़लस्तीन ने खोए हैं उससे ज़्यादा जंगजू भर्ती हो चुके हैं, ये भी उनका कहना है। अच्छा, इसराइली मीडिया का मज़ीद ये कहना है कि नेटरिज़म और गज़ा पट्टी से फ़ौज निकल रही है, फ़ौज निकलना शुरू हो गई है। ये इसराइली मीडिया इस चीज़ की तस्दीक कर रहा है और उनका ये कहना है कि रफ़ा बॉर्डर से भी वो पीछे हट रही है। और मज़ीद उन्होंने कहा कि फ़ौज तकरीबन 1 किलोमीटर चौड़े और 60 किलोमीटर तवील बफर जोन में जा रही है। ये इसराइली मीडिया इस हवाले से बात कर रहा है। अच्छा, ईरान के सदर ने NBC, अमेरिकन एक TV चैनल है, उसको इंटरव्यू दिया है। उनका यह कहना है कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी को पर हमला हुआ
तो हम उसका भरपूर दफा करने को तैयार हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ना तो हम किसी को कत्ल करने का मंसूबा बनाते हैं और ना ही हमने ट्रंप की असैसिनेशन की कोशिश की थी। ये उन्होंने बात उस वक्त की जब एंकर ने उनसे सवाल किया कि जी ये जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान ट्रंप पर अटैक हुआ था, क्या इसमें ईरान की कोई मुदाखलत थी या ईरान की कोई इंटरफेरेंस थी? तो उस पर ईरानी सदर ने क्लियर किया कि हम किसी की असैसिनेशन के हक में नहीं हैं और ना हमने ट्रंप की असैसिनेशन के लिए कोशिश की थी। अच्छा, ईरान ने ये भी कहा मज़ीद ईरानी सदर ने कि जो अगली अमेरिकन हुकूमत है हम उससे बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन अमेरिका ने अपने पुराने वादे पर अमल नहीं किया और हमारे मुल्क में हुकूमती तख्ता उल्टने की कोशिश की है। ईरान किसी भी जंग से खौफज़दा नहीं है और अगर जंग पर ईरान पर किसी भी किस्म का अटैक किया जाएगा या जंग मुसल्लत की जाएगी तो उसका भरपूर जवाब देगा ईरान, ऐसा कहना है ईरानी सदर का। अच्छा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा का भी स्टेटमेंट सामने आया है। उनका ये कहना है कि यूरोपीय यूनियन हमारे साथ न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बातचीत करना चाहती है, इसमें अमेरिका शामिल होना चाहता है या नहीं होना चाहता, अभी इस बारे में हमें पता नहीं है। अच्छा नाज़रीन, फ्रांसीसी जो सदर हैं वो 17 जनवरी को लबनान का दौरा करेंगे। 17 जनवरी को एक तरफ तो ईरान और रूस के दरमियान स्ट्रेटजिक मुआहदा हो रहा है और दूसरी तरफ जो है फ्रांस के जो सदर हैं वो लबनान का दौरा करने जा रहे हैं। इसी तरह जो मिस्र के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि बाइडन की कॉल आई है और उन्होंने कहा है कि रुकावटें जो है मुज़ाकरात में जो रुकावटें हैं वो दूर की जाएँ और जल्द अज जल्द जो है वो जंगबंदी मुआहदा किया जाए। इसी तरह इसराइली मीडिया का ये भी कहना है कि दोहा में होने वाली बातचीत पर हमारी मुकम्मल नज़र है और मुज़ाकरात जो हैं वो फाइनल स्टेज पर हैं और कुछ ही टाइम के बाद मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो में ये बता चुका हूँ कि अगले 48 घंटे में किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हो सकती है। अच्छा, बाइडन ने कांग्रेस को पैगाम पहुँचाया है। उन्होंने कहा है कि क्यूबा को दहशतगर्द ममालिक की लिस्ट से निकाल दिया जाए। क्यूबा जिसको अमेरिका ने दहशतगर्द ममालिक की लिस्ट में डाल रखा था, उस पर सैंक्शन लगा रखी थी, तो अब ये पॉलिसी शिफ्ट आया है क्यूबा के हवाले से और उनका ये कहना है कि क्यूबा को उस लिस्ट से निकाला जाए और इनके साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। कोलंबिया के जो सदर हैं उनका स्टेटमेंट क्यूबा के हवाले से सामने आया। उन्होंने कहा जी क्यूबा की रुकावटों को दूर करना चाहिए और ये अमेरिका का जो है वो अच्छा इकदाम है। अच्छा, यूरोप में एक सर्वे हुआ है जिसमें ये बात सामने आई है कि अमेरिका रूस के हवाले से पॉजिटिव सोच रखता है। प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाला जो वक्त है वो अमेरिका और रूस की दोस्ती का वक्त होगा और इसमें जो सबसे बुनियादी किरदार है, जो विजन है, वो ट्रंप का है। चूँकि इससे पहले तो रूस और अमेरिका एक बदतरीन मुखालिफ हैं, एक दूसरे के दुश्मन है और दुश्मन डिक्लेयर तस्वुर किए जाते हैं और अमेरिका जो है वो रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहा है। तो अब जब से ट्रंप की हुकूमत आई है चीज़ों में बहुत शिफ्ट आ रहा है और इसी हवाले से अब सर्वे में ये बात सामने आई है कि अब अमेरिका जो है, मतलब जो नई अमेरिकन इंतज़ामिया है, ट्रंप इंतज़ामिया है, वो रूस के बारे में पॉजिटिव रिस्पांस रखती है और इसी वजह से ट्रंप जो हैं वो अपने ओहदा संभालने के बाद जो पहली मुलाकात करने जा रहे हैं किसी भी गैर मुल्की सरबराह से, वो रूस के सदर पुतिन से करने जा रहे हैं और ये उन्होंने पहले से ऐलान कर रखा था कि मैं पहली मुलाकात जो है वो पुतिन से करूँगा। और ये जो मुलाकात है नाज़रीन, ये दुनिया का मंजरनामा तब्दील करेगी। चूँकि इस वक्त दुनिया में दो ही तो पावर्स हैं, एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ रूस और चाइना है। तो अगर रूस और चाइना में दूरियां ख़त्म होंगी, रूस और अमेरिका में दूरियां ख़त्म होगी, इनकी दोस्ती बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में बहुत मुस्बत तब्दीली आएगी। और ये जो जैसे कि ट्रंप ने ये कहा था कि वो दुनिया में अमन चाहते हैं और अमेरिका ने जो जंगें छेड़ रखी हैं उससे अमेरिका निकलेगा, तो वो इसराइल फ़लस्तीन के मामले में इसराइल से हाथ खींच चुका है और जंगबंदी मुआहदा करवा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो उसका जो है वो जो उसने अपना रोड मैप दिया था उसके मुताबिक चल रहा है और वहाँ पे अमन करवाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह यूक्रेन और जो रूस का मामला है उसमें अगर ये जो मुलाकात होगी
दोनों की, पुतिन और ट्रंप की, तो इस मुलाकात में डेफिनेट जो है वो मुस्बत नताइज सामने आएंगे। और ऐन मुमकिन है कि इस मुलाकात के बाद ट्रंप जो है वो एक बड़ा स्टेप लें और यूक्रेन जंग जो है, यूक्रेन और जो रूस जंग है, उसमें यूक्रेन को जो है वो उनसे हाथ खींच लें, उनको ये जंग रुकवा दें। तो ये नाज़रीन एक मुकम्मल शिफ्ट है, दुनिया एक बिल्कुल डिफरेंट तरफ जा रही है। लेकिन इसमें ये जो दूसरा ब्लॉक है, ट्रंप मुखालिफ ब्लॉक है, ये स्ट्रेंथन हो रहा है। स्ट्रेंथन इस सूरत में हो रहा है कि इसराइल कमज़ोर हो गया, फ़लस्तीन उसके मुकाबले में मज़ीद पावरफुल होकर सामने आया है। इसी तरह पुतिन ट्रंप की मुलाकात के बाद आप देखेंगे कि यूक्रेन की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी और जो रूस है वो बाजी ले जाएगा। इसी तरह जो ईरान का मामला है, वो ईरान जो है वो बड़ी पावर के साथ सामने आ रहा है, चूँकि वो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कर रहा है रूस के साथ। उसके बाद जो है अगर रूस के साथ वो पार्टनरशिप करेगा तो फिर डेफिनेट है कि रूस चूँकि अमेरिका से मिलने जा रहा है, तो रूस ये नहीं चाहेगा और ये नहीं होने देगा कि अमेरिका उन पर हमला करे या इसराइल उन पर हमला करे। इसी तरह चाइना जो है उसकी पोजीशन, उसकी प्रोग्रेस जो है वो बहुत बेहतर है। तो ये बेसिकली एक पूरा शिफ्ट आ रहा है पूरी दुनिया में कि जो कल के इत्तेहादी थे आज उनमें दूरियां पैदा हो रही हैं। जो वेस्ट अलायंस है वो तबाह हो रहा है, अमेरिका के साथ यूरोप की दूरियां हो रही हैं, अमेरिका के साथ यूके की दूरियां हो रही हैं, अमेरिका के साथ कनाडा की दूरियां हो रही हैं, जबकि अमेरिका जो है वो रूस के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है, अमेरिका जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ इक़दाम उठा रहा है। तो ये पूरा शिफ्ट चेंज है, बहुत अजीबोगरीब सी सूरत हाल है जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ आपको इसका अंदाज़ा होगा। लेकिन ट्रंप का जो किरदार है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहा। लोग एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी करेंगे, लेकिन इस लेवल पे जाके वो चीज़ें करेंगे ये कोई तसव्वुर नहीं था कर रहा कि वो यूरोप के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर देंगे, एलन मस्क को ड्यूटी दे देंगे कि वहाँ पर अपनी हम ख्याल लोगों की हुकूमतें लाई जाएँ, वो यूके में छेड़खानी शुरू कर देंगे, ये कोई एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा। वो कनाडा को धमकियाँ लगाना शुरू कर देंगे कि वो उनके साथ शामिल हो जाएं, ये कोई एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा। वो पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे और मुस्बत मुलाकात करेंगे और जज्बाती मुलाकात करेंगे और बड़े एक्साइटेड है उस मुलाकात के हवाले से, तो वो कोई तसव्वुर नहीं था कर रहा। इसी तरह जो इसराइल से उन्होंने इतना शिफ्ट लिया है, इतना ज़बरदस्त तरीके से उनसे हाथ खींचा है, उसको कोई एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा। और ईरान के हवाले से भी चूँकि अब वो एक चीज़ तो बड़ी डेफिनेट है कि ईरान जो है वो बेहतरीन तरीके से सुरखरू होकर सामने आया है। और जो इसराइल ये चाहता था कि हम ईरान पर हमले करें, और चूँकि हमले उसने करने थे अमेरिका की हिमा पर, तो अब अमेरिका ने जब उनसे हाथ खींच लिया है तो इसराइल का वो भी ख्वाब चकनाचूर हो गया। अब इसराइल में वो कुव्वत नहीं बाकी रही कि वो ईरान पर हमले करे। ईरान पर उसने क्या हमला करना है, ईरान तो एक बड़ी पावर के तौर पे अब सामने आ रहा है। वो तो हिजबुल्लाह से हार गई है, वो फ़लस्तीन से हार गई है, वो नहते लोग जिनका कोई स्टैब्लिश आर्मी सेटअप नहीं था, जिनकी कोई बड़ी इकॉनमी नहीं थी, जिनके कोई बड़े मामलात नहीं थे, जिनकी कोई हथियारों की प्रोडक्शन नहीं थी, तो ईरान जो है, ईरान ने तो चूँकि पूरा सपोर्ट किया इन तंजीमों को असले की फरामी के साथ, और बैकडोर में जो कुछ कर सकते थे ईरान ने किया है। तो ईरान के साथ तो अब किसी सूरत में भी नहीं ये लड़ सकते, और इनकी बड़ी गलत फहमी होगी और खाम ख्याली होगी अगर ये ईरान के साथ पंगा लेंगे। ईरान तो अब इनको किसी तौर पर नहीं छोड़ेगा। तो ये नाज़रीन आज की वीडियो थी, तफसील के साथ सारा मंजरनामा मैंने आपके सामने रखा और आपको बताया किस तरह दुनिया जो है वो तब्दील हो रही है और ट्रंप की जो आमद है वो किस तरह चेंज लेकर आ रही है, और मुज़ाकरात जो हैं बिल्कुल होने के करीब है। और इसराइल पर फ़लस्तीन के हमले जारी हैं, इसराइल पर यमन के हमले जारी हैं, और मतलब इतना ज़्यादा शिफ्ट आ रहा है पॉलिसी में कि क्यूबा जैसा कंट्री जिसको दहशतगर्द ममालिक की लिस्ट में डाला था उसको भी निकाल दिया और उससे भी सैंक्शंस हटाई जा रही हैं। तो एक नई दोस्तियाँ ट्रंप करने जा रहे हैं, नए इत्तेहादी बनाने जा रहे हैं। अब इसका जो क्या असरात दुनिया पर मुरतब होंगे या वक्त के साथ साथ देखेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और नई आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह निगहबान।